नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड के एक ऐसे अजूबे की गहराई में उतर रहे हैं जिसके बारे में सबने सुना तो है, लेकिन जिसे समझना आज भी एक बड़ी चुनौती है। ब्लैक होल। ये वो रहस्यमयी जगहें हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर है कि भाई रोशनी तक को कैद कर लेता है। इस पड़ताल के लिए हमने काफ़ी कुछ देखा है। कई वैज्ञानिक लेख हैं, नासा के दस्तावेज हैं, एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज़ और ऑनलाइन जानकारी भी, जैसे विजन आईएएस, सुपरस्टार स्टेम और भी कई जगहों से। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि ब्लैक होल क्या है, बल्कि इन सारे स्रोतों से जो पता चला है उसके आधार पर ये समझना कि ये बनते कैसे हैं, कितने तरह के होते हैं और हमारे ब्रह्मांड पर इनका क्या असर पड़ता है। और हाँ, वो वाला सवाल तो है ही, क्या सच में ब्लैक होल के पास जाकर टाइम धीमा हो जाता है? चलिए एक चौंकाने वाले विचार से शुरू करते हैं। जानकारी ये इशारा करती है कि अगर हमारे सूरज को, मतलब उसे दबा के सिर्फ 3 किलोमीटर जितना चौड़ा कर दिया जाए तो वो भी एक ब्लैक होल बन जाएगा। तो तैयार हो जाइए ब्रह्मांड के इन दैत्यों के रहस्यों को जानने के लिए। तो सबसे बुनियादी सवाल, ये ब्लैक होल आखिर हैं क्या भला? आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ये अंतरिक्ष में कोई खाली छेद है, पर स्रोतों की जानकारी तो कुछ और ही बताती है। बिल्कुल। छेद शब्द थोड़ा भ्रामक हो सकता है। असल में ये पदार्थ की बहुत ज्यादा मात्रा है जो अविश्वसनीय रूप से छोटी जगह में सिमट गई है। इसी वजह से इनका घनत्व मतलब डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा। इनके चारों तरफ एक बाउंड्री होती है, एक सीमा, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इसे आप एक तरह का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न समझ सकते हैं। ये कोई दीवार या सतह नहीं है, बस एक अदृश्य लाइन है जिसे पार करने के बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता। कुछ भी मतलब लाइट भी नहीं? हाँ, प्रकाश भी नहीं। इसीलिए तो ये ब्लैक हैं। और इस इवेंट होराइजन के अंदर एकदम सेंटर में छिपा है सबसे बड़ा रहस्य, सिंगुलैरिटी। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां घनत्व अनंत माना जाता है और साइज शून्य। यहां आकर स्पेस और टाइम की हमारी सारी समझ, फिजिक्स के सारे नियम, वो सब फेल हो जाते हैं। ये जगह बहुत ही अजीब है। अनंत घनत्व, शून्य आयतन। बावरे, ये तो सोचने में ही अजीब लगता है। तो फिर ऐसी चीजें बनती कैसे हैं? स्रोतों में सबसे ज्यादा जिक्र तो विशाल तारों के अंत का मिलता है। क्या यही मुख्य तरीका है? हाँ, ये सबसे आम तरीका है स्टेलर ब्लैक होल बनने का, जैसा कि ज्यादातर स्रोत बताते हैं। जब कोई बहुत बड़ा तारा, हमारे सूरज से कई गुना बड़ा, शायद 8-10 गुना या उससे भी ज्यादा, अपनी सारी न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल कर लेता है, तो उसके कोर में जो अंदरूनी दबाव होता है वो बाहरी गुरुत्वाकर्षण को रोक नहीं पाता। नतीजा, तारा अपने ही वजन तले अंदर की तरफ ढह जाता है। एक जबरदस्त धमाका होता है जिसे इम्प्लोजन कहते हैं, और इसी से बनता है एक स्टेलर ब्लैक होल। अच्छा, तो ये तारों की मौत से बनते हैं? ज्यादातर स्टेलर वाले तो ऐसे ही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जानकारी ये भी बताती है कि शायद ये अकेला तरीका नहीं है। खासकर जब हम सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की बात करते हैं, वो दैत्य जो आकाश गंगाओं के केंद्र में होते हैं। हाँ, उनके बारे में भी सुना है। तो संभावना ये है कि वो शायद शुरुआत की ब्रह्मांड में गैस के बड़े बड़े बादलों के सीधे ढहने से बने हो, बिना किसी तारे के बने। और फिर एक और आइडिया है, प्राइमोर्डियल या मिनिएचर ब्लैक होल का। ओह, वो क्या है? माना जाता है कि ये बिग बैंग के फौरन बाद बने होंगे, जब ब्रह्मांड बस शुरू ही हुआ था, क्वांटम उतार चढ़ाव से। यह भी थ्योरी है, पर है ना दिलचस्प? बहुत दिलचस्प। इसका मतलब है कि ब्लैक होल सिर्फ एक साइज के नहीं होते, ये तो कई तरह के होते हैं। स्रोतों में शायद 4 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। बिल्कुल, आकार और वजन के हिसाब से हम इन्हें बांट सकते हैं। सबसे छोटे माने जाते हैं मिनिएचर या प्राइमोर्डियल। अगर ये हैं तो ये ब्रह्मांड की शुरुआत में बने होंगे। सोचिए, साइज में शायद एक एटम जितना, पर वजन एक पूरे पहाड़ जितना। क्या बात है! फिर आते हैं स्टेला ब्लैक होल, जिनकी बात हमने अभी की। ये बड़े तारों के मरने के बाद बचते हैं। इनका वजन हमारे सूरज से करीब 3 गुना से लेकर 20 गुना या शायद उससे भी ज्यादा हो सकता है। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में ऐसे लाखों या करोड़ों हो सकते हैं। लाखों करोड़ों? हाँ, बिल्कुल। फिर इनके बीच में आते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल। इनका वजन स्टेलर और सुपरमैसिव के बीच का होता है, मतलब कुछ 100 से लेकर कुछ लाख सूर्यों जितना। वैज्ञानिक अभी भी पक्का नहीं कह सकते कि ये कैसे बनते हैं। एक आइडिया यह है कि शायद घने तारा समूहों में कई स्टेलर ब्लैक होल आपस में मिल जाते हों। अच्छा, ये भी एक संभावना है। और आखिर में है ब्रह्मांड के असली बादशाह, सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये ज्यादातर बड़ी गैलेक्सीज के एकदम सेंटर में पाए जाते हैं। हमारी मिल्की वे में भी है।
इनका वजन लाखों या अरबों सूर्यों के बराबर होता है। अरबों, सच में? जी हाँ, हमारी गैलेक्सी के केंद्र में जो है सजिटेरियस ए स्टार, वो करीब 40 लाख सूर्यों जितना भारी है। और याद है वो पहली तस्वीर जो आई थी ब्लैक होल की 2019 में? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। वो तो करीब 6.5 अरब सूर्यों के बराबर है। ये आंकड़े वाकई दिमाग घुमा देते हैं। वाकई 6.5 अरब सूर्य, ये तो कल्पना से भी परे है। लेकिन यहीं एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ये चीजें रोशनी तक को निगल जाती हैं तो वैज्ञानिक इन्हें खोजते कैसे हैं? ये तो अदृश्य होने चाहिए ना? बिल्कुल सही सवाल है, और इसका जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। आप सही कह रही हैं, हम ब्लैक होल को सीधे तौर पर नहीं देख सकते, लेकिन हम उनके आसपास के माहौल पर उनके जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण के असर को देख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इसके लिए कई चालाक तरीके निकाले हैं। जैसे कि? एक तरीका है एक्रीशन डिस्क को देखना। जब कोई ब्लैक होल पास से गुजरते तारे या गैस के बादल को अपनी तरफ खींचता है, तो वो सारा मैटर सीधे अंदर नहीं गिरता है, वो उसके चारों तरफ एक डिस्क में घूमने लगता है, बहुत तेजी से। अच्छा। और इस डिस्क में घूमने वाला पदार्थ इतना ज्यादा गर्म हो जाता है रगड़ की वजह से कि वो एक्सरे जैसी बहुत शक्तिशाली रोशनी छोड़ने लगता है। अच्छा। हमारे टेलीस्कोप इन्हीं एक्सरेज को पकड़कर ब्लैक होल की मौजूदगी का पता लगाते हैं। ओके। तो उनकी वजह से चमकने वाली चीजों को देखकर। और दूसरा अहम तरीका है तारों की ऑर्बिट, मतलब कक्षाओं पर नजर रखना, खासकर सुपरमैसिव ब्लैक होल के पास। ओके। वैज्ञानिक देखते हैं कि तारे किसी अदृश्य चीज के चारों ओर बहुत तेजी से और अजीब तरह की कक्षाओं में घूम रहे हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी के सेंटर में सैजिटेरियस ए की खोज ऐसे ही हुई थी। सालों तक एस्ट्रोनॉमर्स ने उन तारों की गति को मापा और फिर हिसाब लगाया कि उन्हें कौन सी चीज इतनी जोर से घुमा रही है। नतीजा निकला एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। इस काम के लिए 2020 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अरे वाह। और हाल के सालों में एक बिल्कुल नया क्रांतिकारी तरीका सामने आया है, गुरुत्वाकर्षण तरंगें या ग्रेविटेशनल वेव्स। आइंस्टीन ने भविष्यवाणी की थी कि जब दो भारी चीजें जैसे दो ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारे एक दूसरे से टकराते हैं या एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, तो वो स्पेस टाइम में लहरें पैदा करते हैं। स्पेस टाइम में लहरें? हाँ, जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें बनती हैं, वैसे ही लाइगो और वायरगो जैसे डिटेक्टर अब इतने संवेदनशील हैं कि वो इन बेहद हल्की तरंगों को पृथ्वी पर महसूस कर सकते हैं। इन तरंगों ने हमें कई ब्लैक होल के टकराने की घटनाओं का सीधा सबूत दिया है। ये तो कमाल है। एक और असर है गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। आइंस्टीन के सिद्धांत के मुताबिक भारी चीजें अपने पीछे से आने वाली रोशनी को मोड़ देती हैं, एक लेंस की तरह। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वो अपने पीछे मौजूद दूर की गैलेक्सीज या तारों की रोशनी को मोड़कर उनकी इमेज को बिगाड़ देता है, टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। इस बिगाड़ को स्टडी करके भी ब्लैक होल का पता लगाया जा सकता है। तो मतलब सीधे ना देखकर उनके असर से उन्हें पकड़ा जाता है। स्रोतों में कुछ पुरानी खोजों का भी जिक्र था, जैसे सिग्नस X1। शायद 1964 में वो पहला पक्का उम्मीदवार माना गया था शायद। हाँ बिल्कुल, सिग्नस X1 एक मील का पत्थर था। फिर V404 साइग्नी भी है, और जाहिर है M87 की वो तस्वीर और लाइगो विर्गो की खोजें तो गेम चेंजर रही हैं। अच्छा, अब उस बात पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है और जिसका जिक्र कई स्रोतों में मिला, कि ब्लैक होल के पास टाइम धीमा हो जाता है। ये कैसे मुमकिन है? ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, सुनने में जरूर अजीब लगता है, पर ये आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक वास्तविक और टेस्ट किया हुआ नतीजा है। आइंस्टाइन ने हमें सिखाया कि टाइम कोई ऐसी घड़ी नहीं है जो सबके लिए एक ही स्पीड से चले। टाइम सापेक्ष है, रिलेटिव है, और ये ग्रेविटी से प्रभावित होता है। ग्रेविटी से? हाँ, ज्यादा ग्रेविटी मतलब धीमा टाइम। असल में ग्रेविटी स्पेस और टाइम को मिलाकर बने स्पेस टाइम के ताने बाने को मोड़ती है या वॉर्प करती है। आप स्पेस टाइम को एक खींची हुई चादर या ट्रैम्पोलिन की तरह सोच सकती हैं। हाँ। अगर आप उस चादर पर एक भारी गेंद रखेंगे, जैसे ब्लैक होल, तो वो चादर में गहरा गड्ढा बना देगी। अब अगर कोई चीज, मान लीजिए रोशनी, उस गड्ढे के पास से गुजरेगी, तो उसे ज्यादा मुड़ा हुआ रास्ता तय करना पड़ेगा। दूर से देखने वाले को ऐसा लगेगा कि उस गड्ढे के पास चीजें धीरे चल रही हैं, यानी समय धीरे बीत रहा है। इसी को टाइम डायलेशन कहते हैं। अच्छा, तो ग्रेविटी स्पेस टाइम को मोड़ देती है और मुड़े हुए रास्ते पर चलने में ज्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ ब्लैक होल के पास ही नहीं होता। पृथ्वी की ग्रेविटी भी हमारे लिए टाइम को अंतरिक्ष में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स की तुलना में थोड़ा धीमा कर देती है, बहुत थोड़ा सा।
जीपीएस सैटेलाइट्स को सही लोकेशन बताने के लिए इस छोटे से फर्क को भी ध्यान में रखना पड़ता है। हर दिन करीब 8 नैनोसेकंड का फर्क आता है सच में? जीपीएस में भी। कमाल है। हाँ, ब्लैक होल के पास ये असर बस बहुत ही ज्यादा होता है। ये तो वाकई अद्भुत है। लेकिन अगर वक्त धीमा होता है तो क्या होगा अगर कोई चीज, मान लीजिए हमारी पृथ्वी ही, किसी ब्लैक होल के बहुत पास चली जाए? स्रोतों में एक शब्द आता है स्पैगेटिफिकेशन। क्या इसका मतलब वही है जो मैं सोच रहा हूँ, स्पगेटी जैसा बन जाना? हाँ, बिल्कुल वही। ये शब्द सुनने में भले ही थोड़ा मजाकिया लगे, लेकिन जो प्रक्रिया है वो उतनी मजाकिया नहीं है। ये एक असली फिजिकल प्रोसेस है। जब कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास पहुंचता है तो उस पर लगने वाला ग्रेविटी का खिंचाव एक जैसा नहीं होता। मतलब ये कि ऑब्जेक्ट का जो हिस्सा ब्लैक होल के ज्यादा करीब है उस पर खिंचाव बहुत ज्यादा लगता है, और जो हिस्सा थोड़ा दूर है उस पर थोड़ा कम। इस फर्क को टाइडल फोर्स कहते हैं। जैसे समुद्र में चांद की वजह से ज्वार भाटा आता है, उसी तरह का फोर्स, पर यहाँ ये अरबों खरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। ओह, तो ब्लैक होल के पास ये टाइडल फोर्स इतनी जबरदस्त होती है कि वो चीज को लंबाई में खींचकर पतला कर देती है और चौड़ाई में दबाकर चपटा, बिल्कुल स्पेगेटी या नूडल्स की तरह। अगर कोई इंसान पैर पहले ब्लैक होल में गिरे तो उसके पैरों पर लगने वाला खिंचाव सिर की तुलना में इतना ज्यादा होगा कि वो सचमुच खिंचकर लंबा हो जाएगा। बाप रे। हालांकि कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि शायद स्पेगेटिफिकेशन से पहले ही चीज का अंत हो जाए। ब्लैक होल के आसपास, खासकर वो जो एक्रेशन डिस्क होती है, उसमें भयानक रेडिएशन होता है। हो सकता है कि कोई चीज उस रेडिएशन से ही जलकर राख हो जाए। और कुछ ज्यादा थियोरेटिकल आइडियाज भी हैं, जैसे होलोग्राफिक प्रिंसिपल, जो कहते हैं कि शायद चीज की जानकारी इवेंट होराइजन पर छप जाए। पर वो सब अभी बहुत दूर की बातें हैं। ज्यादातर स्थापित भौतिकी के अनुसार स्पेगेटिफिकेशन ही सबसे संभावित नजदीकी अंत है। पृथ्वी के साथ क्या होगा ये ब्लैक होल के साइज पर भी निर्भर करेगा। सुपरमैसिव ब्लैक होल में शायद वो इवेंट होराइजन पार करने के बाद स्पेगेटी बने, छोटे वाले में पहले ही। उफ, ये कल्पना ही डरावनी है। चलिए थोड़ी कम डरावनी बातों पर आते हैं। कुछ आम गलतफहमियां हैं ब्लैक होल को लेकर। कई लोग इन्हें वर्म होल समझते हैं, जैसे स्पेस में कोई शॉर्टकट हो या किसी दूसरे आयाम में जाने का रास्ता, या फिर इन्हें वैक्यूम क्लीनर माना जाता है जो आसपास की हर चीज को खींच लेते हैं। क्या इन बातों में कोई सच्चाई है? नहीं, ये दोनों ही धारणाएं वैज्ञानिक रूप से ठीक नहीं हैं, जैसा कि स्रोत भी बताते हैं। वर्म होल यानी स्पेस टाइम में सुरंगें, हाँ, वो आइंस्टाइन के समीकरणों का एक गणितीय हल तो हैं, पर उनके असल में होने का कोई सबूत नहीं है। और थ्योरी भी कहती है कि अगर बने भी तो शायद स्थिर नहीं होंगे। तो ब्लैक होल किसी दूसरे ब्रह्मांड का दरवाजा नहीं है। ठीक है, और वैक्यूम क्लीनर वाली बात? वो भी गलत है। ब्लैक होल कोई हॉवरक्राफ्ट नहीं है जो चीजों को चूसते फिरें। उनका गुरुत्वाकर्षण बहुत शक्तिशाली जरूर है, पर एक निश्चित दूरी के बाद वो उतना ही असर डालता है जितना उसी वजन का कोई तारा या ग्रह डालता है। मिसाल के तौर पे अगर हम सूरज को हटाकर ठीक उसी वजन का ब्लैक होल वहां रख दें, हाँ, तो क्या होगा? तो पृथ्वी और बाकी ग्रह अपनी ऑर्बिट में वैसे ही घूमते रहेंगे जैसे अब घूम रहे हैं। वो ब्लैक होल में नहीं गिरेंगे। हाँ, सूरज की गर्मी और रोशनी चली जाएगी तो सब जम जाएगा, वो अलग बात है। अच्छा। खतरा तभी है जब आप उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाएं, इवेंट होराइजन के पास। हाँ, दूर से वो किसी सामान्य भारी चीज जैसा ही बर्ताव करते हैं। ये जानना जरूरी है कि वे अंतरिक्ष के भूखे राक्षस नहीं है जो सब कुछ निगल जाएं। अच्छा, एक और बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, क्या ब्लैक होल हमेशा रहते हैं, हमेशा के लिए? स्टीवन हॉकिंग का नाम यहाँ जरूर आता है, और उनके हॉकिंग रेडिएशन के सिद्धांत का। हाँ, ये स्टीफन हॉकिंग की शायद सबसे क्रांतिकारी और दिमाग चकरा देने वाली खोजों में से एक है। पहले यही माना जाता था कि ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, वो सिर्फ चीजों को निगल सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। लेकिन हॉकिंग ने क्वांटम फिजिक्स के अजीब नियमों को ग्रेविटी के साथ जोड़ा और दिखाया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते, उनसे भी कुछ बाहर आता है। क्वांटम फिजिक्स, वो कैसे? देखिए, क्वांटम सिद्धांत कहता है कि खाली स्पेस भी असल में खाली नहीं है। उसमें लगातार वर्चुअल कण और उनके एंटी पार्टिकल जोड़े में पैदा होते हैं और फौरन एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। ये हर जगह हो रहा है, हर पल। ठीक है। हॉकिंग ने सोचा कि अगर ऐसा जोड़ा इवेंट होराइजन के ठीक किनारे पर बने तो क्या होगा। एक संभावना यह है कि एक कण, मान लीजिए एंटी पार्टिकल, ब्लैक होल के अंदर गिर जाए, लेकिन उसका साथी पार्टिकल बच निकले। अब जो कण बच निकला वो अकेला रह गया, वो अब वर्चुअल नहीं, रियल बन जाता है, और वो ब्लैक होल से थोड़ी सी ऊर्जा लेकर दूर उड़ जाता है। ओह। दूर से देखने वाले को ऐसा लगेगा कि ब्लैक होल से गर्मी या रेडिएशन निकल रहा है।
इसी को हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। तो इस रेडिएशन से क्या होता है? इस प्रक्रिया में ब्लैक होल बहुत धीरे धीरे अपना वजन, अपना द्रव्यमान और ऊर्जा खोता है। इसका मतलब है कि ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं है, वे बहुत बहुत धीरे धीरे वाष्पित होकर खत्म हो सकते हैं। क्या ब्लैक होल खत्म हो सकते हैं? हाँ, हॉकिंग ने यही दिखाया। ये पूरी सोच को बदल देता है। ये तो अविश्वसनीय है। पर यह वाष्पीकरण कितना तेज होता है? क्या हम इसे देख सकते हैं? नहीं, व्यावहारिक रूप से नहीं। ये प्रोसेस इतनी ज्यादा धीमी है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। हमारे सूरज जितने वजन वाले एक स्टेलर ब्लैक होल को पूरी तरह वाष्पित होने में ब्रह्मांड की मौजूदा उम्र से खरबों खरबों गुना ज्यादा वक्त लगेगा। बाप रे। और सुपरमैसिव ब्लैक होल तो और भी बहुत ज्यादा टिकेंगे। तो हम शायद कभी किसी ब्लैक होल को गायब होते नहीं देख पाएंगे। लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये खोज बहुत बड़ी है। ये ग्रेविटी और क्वांटम दुनिया को जोड़ती है, जो फिजिक्स की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। चलिए जाते जाते कुछ तेज रोचक तथ्य देख लेते हैं जो स्रोतों से मिले हैं। जैसे सबसे पास का ज्ञात ब्लैक होल है गाया BH1, करीब 1500 प्रकाश वर्ष दूर। ज्यादा दूर नहीं ब्रह्मांड के हिसाब से। सबसे दूर वाला एक क्वासर के केंद्र में है, QSO J 1313-1816, लगभग 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर। यानी हम उसे तब का देख रहे हैं जब ब्रह्मांड बहुत युवन था, बस बना ही था। सबसे भारी भरकम कौन सा है? टॉन 618, जिसका वजन 66 अरब सूर्यों के बराबर। ये तो सच में देते हैं। और सबसे हल्का ज्ञात ब्लैक होल जो एक तारे के साथ है, सूरज से सिर्फ 3.8 गुना भारी है। और ये घूमते भी हैं। सबसे तेज घूमने वाला GRS 1915+105 एक सेकंड में 1000 से ज्यादा चक्कर लगा सकता है। सोचिए जरा, ये आंकड़े वाकई बताते हैं कि ब्लैक होल कितने अलग अलग तरह के और कितने एक्सट्रीम होते हैं। और इनका अध्ययन सिर्फ जिज्ञासा शांत करने के लिए नहीं है। जैसा कि स्रोतों से पता चलता है, ये ब्रह्मांड को समझने की एक चाबी है। ये ग्रेविटी की एक्सट्रीम कंडीशंस वाली लैब है, जहां हम आइंस्टाइन के सिद्धांतों को टेस्ट कर सकते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल गैलेक्सीज कैसे बनी और विकसित हुई, उससे जुड़े लगते हैं। हाँ, ये भी एक अहम बात है। और एक बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है ब्लैक होल के आसपास की, वो जो एक्रीशन डिस्क है, वो पदार्थ को ऊर्जा में बदलने में अविश्वसनीय रूप से कुशल होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन, जैसे हमारे सूरज में होता है, वो सिर्फ 0.7% मास को एनर्जी बनाता है, पर ये डिस्क 40% तक मास को एनर्जी में बदल सकती है। 40%? हाँ, यही चीज क्वाज़र जैसी ब्रह्मांड की सबसे चमकदार चीजों को पावर देती है। तो ये हमें ब्रह्मांड की शुरुआत, उसके भविष्य, इन सब के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो इस सारी बातचीत से, इस गहन पड़ताल से हमने देखा कि ब्लैक होल सिर्फ खाली जगह नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा घनत्व वाले पिंड है। ये मुख्य रूप से तारों के मरने से बनते हैं, पर शायद दूसरे तरीके भी हैं। ये अलग अलग साइज के होते हैं, दिखते नहीं, पर अपने असर से खोजे जाते हैं। ये टाइम की रफ्तार बदल सकते हैं, चीज़ों को स्पेगेटी बना सकते हैं, और हॉकिंग रेडिएशन की वजह से शायद हमेशा के लिए भी नहीं है। बिल्कुल, ये ब्रह्मांड के सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहेलियों में से हैं, निसंदेह। इनके जरिए हम फिजिक्स के फंडामेंटल नियमों और यूनिवर्स की कहानी को बेहतर समझ पाते हैं। और अभी भी बहुत कुछ है जो हम इनके बारे में नहीं जानते। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, जो भविष्य की खोजों का इंतजार कर रहा है। और इसी नोट पर एक विचार आपके मनन के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि सुपरमैसिव ब्लैक होल गैलेक्सीज के विकास में भूमिका निभाते हैं। तो क्या वे सिर्फ विनाशक हैं, या फिर ब्रह्मांडीय संतुलन और शायद जीवन के पनपने के लिए किसी तरह जरूरी भी है? या फिर ये सोचिए, अगर हॉकिंग रेडिएशन से ब्लैक होल खत्म हो जाते हैं, तो उनके अंदर गिरी हुई सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन का क्या होता है? क्या वो हमेशा के लिए मिट जाती है? इसे इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं, और ये आज भी फिजिक्स के सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में से एक है। शायद इन्हीं सवालों के जवाब हमें ब्रह्मांड के और गहरे राज बताएंगे।